हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और स्वागत है अपना डे 3 में, यानी कि अपना जो 30 डे चैलेंज चल रहा है उसका आज डे 3 है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग, इसी के कुछ हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, कितने एमसीक्यूज करने वाले हम लोग? आज करेंगे 40 एमसीक्यूज। बट एक और चीज़ है, देखो कल इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, मैंने कल ही इसका लेक्चर क्लास ले लिया है। सो जल्दी से वो वाला वीडियो देख लो, ये आई बटन में आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ चेक करो उसको। एंड आज हम लोग उसी के ही कुछ 40 एमसीक्यूज करने वाले हैं। एंड चलो शुरू करते हैं। बट एक और चीज़ है, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि 40 में से आपके कितने आंसर सही आए हैं, ताकि आपकी मेहनत, मान लो कि आपके 30 सही आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, उसका लिंक भी मैंने दे के रखा हुआ है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी डाउट्स वगैरह अगर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने होते हैं, या ऐसे ही मेरे साथ कन्वर्सेशन करना हो या इंटरेक्शन करना हो, तो वहाँ पे भी बेझिझक आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? आप यहाँ पे इस समय वीडियो पॉज कर लो एंड अपना आंसर जो है वो मन ही मन डिसाइड कर लो कि क्या होगा। फिर जब मैं आंसर डिक्टेट बताऊंगी तो रिवील करूंगी, तब आप मिला लेना कि हाँ भाई सही है या गलत है। वैसे ऑब्वियसली इसका आंसर तो सभी को पता होगा। द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। एक बच्चे ने मुझको बोला था, मैम ब्रुसेल का कैपिटल होगा बेल्जियम। देखो बेटा, बेल्जियम जो है वो कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री, एंड उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड एज डैश। जो श्रीलंका के तमिल नेटिव्स हैं उनको क्या बोला जाता है? यस, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंकन तमिल्स। एंड इंडियन तमिल्स किनको बोला जाता है? जो प्लांटेशन के वक्त तमिलनाडु से श्रीलंका आए थे, जिनके 4 फादर्स आए थे एंड वो तब से वहाँ पे रिसाइड करे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है, क्योंकि वो लोग इंडिया से आए थे, ठीक है। और जो वहाँ के एकदम नेटिव्स हैं उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम? यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कौन अपना बाउंड्री जो है बेल्जियम के साथ शेयर नहीं करते, यानी कि इनमें से कौन सा बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री नहीं है? यस, अपना करेक्ट आंसर है बी, स्वीडन, क्योंकि फ्रांस, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और जर्मनी हैं बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइनॉरिटी कम्युनिटी इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम? यस, अपना करेक्ट आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि माइनॉरिटी थी इन बेल्जियम, ठीक है, पूरे कंट्री में, एंड बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड रिच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अडॉप्टेड बुद्धिज्म एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन? सो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? बेल्जियम में कौन सी भाषा का मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कौन से स्पीकर से ज़्यादा? यस, डच, क्योंकि डच बेल्जियम में ओवरऑल कंट्री में डच की परसेंटेज थी 59%, फ्रेंच की परसेंटेज थी 40% और 1% था अपना जर्मन, ठीक है। वैसे अपना जर्मन नहीं, उनका जर्मन है, हमारा क्या है। हाँ, नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज डोमिनेटली स्पोकन इन ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है, तो कैपिटल में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा मतलब डोमिनेटली स्पोकन था? यस, फ्रेंच। फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो कितने परसेंट के थे? फ्रेंच स्पीकर्स वहाँ पे 80%। जो बेल्जियम में 40% थे, वो फ्रेंच में अभी वो ब्रुसेल्स में अभी 80% हो गए। और डच कितने परसेंट के हो गए थे अभी ब्रुसेल्स में? 20%। स्पेनिश और इटालियन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था वहाँ पे। Next, a warlike conflict between 2 opposite groups within a country। एक कंट्री के बीच में जब 2 ऑपोजिट ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपना सिविल वॉर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज़, आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सिविल वॉर है वो किसके बीच में हुआ था? तो वो सिन्हालास एंड तमिल्स के बीच में हुआ था इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of minority is dash. अब देखो, जब मेजॉरिटी एक ऐसे पॉलिटिकल बिलीफ है जहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से अगर कंट्री को रूल करना चाहता है और जो माइनॉरिटी है उसकी विशेस या उसकी ज़रूरतों को वो नज़रअंदाज करता है, तो ऐसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म. ठीक है. Next, which major social group constitute the largest share in population of Sri Lanka? श्रीलंका में कौन सा सोशल ग्रुप मतलब सबसे ज़्यादा है? तो अपना करेक्ट आंसर है सिन्हालाज या सिन्हालेज, जो भी आप बोलो. Next, when did Sri Lanka emerge as an independent nation? श्रीलंका as an independent nation कब बना? And option C is correct, 1948. Okay, name the name the subgroups of Tamils residing in Sri Lanka. ये आंसर का डिस्कशन थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने किया था. एंड यस, इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स. नेक्स्ट, in Sri Lanka there are -% Christians who are both Tamils and Sinhalas, and the correct answer is option number A, 7. ऑप्शन ए 7% क्रिश्चियंस थे जो कि बहुत तमिल्स भी थे उनमें से कुछ और कुछ सिन्हालास भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड इन डैश. अब ये जो श्रीलंका में जो सिविल वॉर छिड़ा था किसके बीच में? सिन्हालास और तमिल्स के बीच में. ये कब एंड हुआ? इट एंडेड इन 2009 बट इट स्टार्टेड इन 1983. नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following country majoritarianism was followed? कौन से इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है, जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन से कंट्री में मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया जाता था? एंड यस, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका. नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ तमिल स्पीकर्स आर इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में कितने तमिल स्पीकर्स थे? ऑप्शन नंबर सी, 18%. ये सारे सी हो रहे हैं क्या? नहीं, ये डी, ये सी. चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? तो 1970 से लेके 1993 के बीच में बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया, यानी कि चेंजेस किए गए? यस, 4 टाइम्स. क्योंकि बेल्जियम चाहता था कि वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है वो पीसफुली रहें, उनमें कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसीलिए वो बार बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला रहे थे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट डैश. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? अब आपको यहाँ पे बोलना है. ऑप्शन ए, इट हेल्प्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ऑप्शन सी, इट इम्पोजेस द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स. या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पावर अगर आप पहले ही शुरू कर दो, मतलब शेयर कर दोगे, तो क्या होगा कि आगे चल के जो सोशल ग्रुप्स है उनमें कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा. एंड दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन. याद है 2 रीजंस की बात की गई थी, एक था प्रूडेंशियल और एक था मोरल. तो ये है अपना प्रूडेंशियल रीजन. ठीक. नेक्स्ट, Why did French speaking people accept equal representation in Brussels? तो जो French speaking people जो थे तो वो लोग ब्रुसेल्स में equal representation क्यों चाहते थे? मतलब उन्होंने चाहते नहीं थे, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल. वैसे ये हैज़ तो नहीं होगा, ये हैड होगा. देख रहे हो टेंसेस में कितना गलती हो गया. had accepted equal representation in the central government. या option number B, because the French speaking community had accepted equal representation in the central government. या option number C, both the Dutch speaking community, because the Dutch speaking community had accepted equal representation in the Brussels. या option number D, both B and C. And the correct answer is option number A, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि बेल्जियम में डच स्पीकर्स ने अपना दिल बड़ा किया था.
ठीक है। एंड उन्होंने फ्रेंच स्पीकर्स को जगा दिया था कि हाँ भाई तुम भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हो, जो भी मिनिस्टर्स है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड इसीलिए ब्रुसेल्स, जहाँ पे फ्रेंच लोगों की मतलब भीड़ ज़्यादा थी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी में फ्रेंच थे, उन्होंने भी बोला कि अगर डच इतना प्यार जता रहे तो चलो हम भी उनसे थोड़ा प्यार जता देते हैं। ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच आराम से, सॉरी डच आराम से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश। जब हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। अगर हम लोग ऑर्गन्स की बात करते तो वो हो जाता हॉराइजेंटल। याद है क्या था अपना? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, ये था ऑर्गन्स। एंड ये होता अपना हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। बट वर्टिकल क्या है? जैसे कि सेंट्रल आ गया, ठीक है, स्टेट आ गया, फिर अपना जो भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सारे हो गए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स थे, मैंने अभी उसके बारे में डिस्कस किया। अरे यार मैंने आंसर ही बता दिया पहले ही, कोई बात नहीं। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं होगा? यस ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम से भी जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हॉराइजॉन्टल। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये जो ऑर्गन्स के बीच में जो पावर डिवाइड होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि ये काम सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट करने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो एक दूसरे को आपस में ये लोग चेक करते जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू डैश। ये किसके ऑपोजिशन में ये जो शेयर मतलब पावर शेयरिंग का आइडिया है ये शुरू हुआ था, इमर्ज हुआ था? यस ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेटरशिप। क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता था कि एक जो मेन लीडर था ना उसी की मतलब बात चलती थी, ठीक है, वो जो भी मतलब चाहता वही करता और कोई कुछ वहाँ वो किसी की नहीं सुनता था, ठीक है। सो इसी को मतलब बदलने के लिए पावर शेयरिंग का आइडिया आया। बोला कि नहीं भाई तुम्हारे अकेले के पास पावर क्यों रहेगा, ये तो लोगों में लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहते हैं। तो तब ये पावर शेयरिंग का आइडिया आया एंड ये एंड इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? ऑप्शन नंबर ए, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अरे यहाँ तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी, in a democracy due respect is given to diverse groups and views that exist in a society। एकदम से ये है ना, डिफरेंट ग्रुप्स को उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है, उनको पावर भी दिया जाता है, उनको राइट्स भी दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। बट ऑप्शन डी क्या बोला गया है? इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर्स टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, यानी कि अगर पावर जो है उसको डिवाइड किया गया तो कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, कोई क्विक डिसीजन नहीं ले सकते और ना ही उसको इन्फोर्स कर सकते हो। तो ये तो बेटा बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है अबाउट डेमोक्रेसी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर देखा जाता है? एंड यस ऑप्शन नंबर बी, बोथ इंडिया एंड बेल्जियम। बट श्रीलंका में तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर नहीं था। नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, याद है एक नया एक आया था बेल्जियम मॉडल था, वो मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी। तो उसमें से कौन सा मतलब कौन कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। जैसे याद है डच वालों का अपना एक लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट था, फ्रेंच स्पीकर्स का अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था और जर्मन स्पीकर्स का अपना ही कम्युनिटी था गवर्नमेंट था। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बन रहा है, ये जर्मन गवर्नमेंट जो भी है ना कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये कौन इसको इलेक्ट करते हैं? जो जर्मन्स होते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कौन इलेक्ट करता है? जो डच होते हैं।
डच स्पीकर्स बोल लो, एंड यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स होते हैं वो लोग अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से वो लोग इलेक्ट करते हैं अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोएलिशन गवर्नमेंट इज ट्रू. ये आपके बुक में देखना वो फेडरलिज्म में तो है ही है, लेकिन आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का आई थिंक यस लास्ट वाला जो पॉइंट था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर शेयर किया जाता है, उस वाले पॉइंट में एक जगह पे कोalition गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है. एंड इसका आंसर वही होगा कि जब पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जब 2 और 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, सब एक साथ मिलके एकजुट होके आके काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाता है अपना कोएलिशन गवर्नमेंट. नेक्स्ट, असर्शन. अब हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे. असर्शन, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी इज हाईली डिजायरेबल. ये टिरनी क्या है? टिरनी का मतलब है, मतलब जो ऑपरेशन बोलो या डिक्टेटरशिप जैसे होती है ना, सप्रेशन करना, लोगों को सप्रेस किया जाता है या ऑपरेस किया जाता है, उन पे जुल्म ढाया जाता है, ठीक है, या उनकी एक पावरफुल एक मतलब क्या बोले एक ये चलती जाती है. तो ये जो मेजॉरिटी की अगर टिरनी है, ये जो टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, इसको लोग मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ भाई ये दिस इज़ हाईली डिजायरेबल, पीपल वांट दिस, पीपल वांट द मेजॉरिटी टू सप्रेस देम, ठीक है. ये आपका असर्शन बोला गया है. और रीजन क्या बोला गया है? इट हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिटिकल पावर ऑर्डर मोर स्टेबल. सो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा ऑप्शन नंबर डी. देखो दोनों के दोनों गलत हैं. पहली बात है, देखो मेजॉरिटी, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट हाईली डिजायरेबल, ठीक है, पावर शेयरिंग इज हाईली डिजायरेबल. तो ये तो अपना अगर असर्शन ही गलत है तो रीजन तो छोड़ ही दो. रीजन क्या आएगा फिर? रीजन क्या बोला गया है? इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल. अरे चलो एक पल के लिए मान भी लिया मैंने कि असर्शन सही भी है, बट रीजन क्या बोल रहा है कि अगर ये काम हुआ किया जाए तो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो और ज्यादा स्टेबल होगा. दैट बेकार का बात है. क्वेश्चन नंबर 29. In Belgium, the leaders realized that the unity of the country is possible by respecting the feelings and interests of different countries. Reason बोला गया है Belgium favored Dutch speaking community. कौन सा होगा? Yes, option number D. Again, both assertion and reason are false. अगर यहाँ पे countries की जगह communities होता तो मैं यहाँ पे assertion is true and reason is false बता देती, बट यहाँ पे countries है. countries अगर देखो, अगर different countries के feelings and interest को अगर हम लोग respect करें तो उससे अपने country की unity कैसे बनेगी भाई? हाँ, अगर हम लोग अपनी कम्युनिटीज़ की, जितने भी डाइवर्स जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अगर हम लोग रेस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझे, तो वो सही है. एंड इसका रीज़न भी बताया गया दैट बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं. वो तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट था वो ये को सिन्हाला को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनको फेवर करते थे, बट बेल्जियम में ऐसा कोई बात नहीं था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. French speaking community in Belgium was rich and powerful, and the reason is the Belgian government favored French speaking community. Yes, and the correct answer is option number C. Assertion is true but reason is false. देखो बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो बहुत ही रिच थी एंड पावरफुल थी, बिल्कुल सही है. सो दैट्स वाई आवर असर्शन इज ट्रू. बट रीजन क्या बोला गया था? द बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. बट अभी हम लोगों ने वही डिस्कस किया कि बेल्जियम में ना ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती थी, ठीक है, ये श्रीलंका में हुआ था, ये मतलब फेवर करना. ओके, question number 31. Sinhala was recognized as the only official language of Sri Lanka, and the reason is that the government of Sri Lanka wanted to establish the supremacy of Sinhala community. तो ये बताया गया है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, that both assertion and reason are true. ये बात तो सही है कि एक पल के लिए क्या हुआ था कि 1956 में जो एक्ट आया था उसके तहत सिन्हाला को एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से घोषित कर दिया गया था. असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो अपना ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया. बट रीजन क्या बताया गया? दैट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी. एब्सोल्युटली येस, वो सिन्हाला को ज़्यादा फेवर करते थे क्योंकि वो मेजॉरिटी थी, है ना. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, power sharing is good. Assertion is power sharing is good, and the reason is it leads to ethical tension. Power sharing is good, बिल्कुल बेटा. Assertion is true,
यहाँ पे बोला गया assertion is false, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा. बट यहाँ पे बोला गया है it leads to ethical tension. अगर आप पावर शेयर करो तो ethical tension कैसे बनता है? ऐसा नहीं होता है ना, उल्टा ये रिड्यूस करता है, isn't it? तो assertion is true but reason is false. Next, नेम वन पोटेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से एक जो मतलब पोटेंशियल रीजन है ना, आपको यहाँ पे बोलना होगा कि कौन सा ये सही है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Just थोड़ी देर पहले मैंने आपको potential reason बताया था, isn't it? चलो, एंड ये पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ये एक्चुअली था अपना मोरल रीज़न. मतलब वहाँ पे जो लोग थे, लोगों के पास ये राइट होना चाहिए, जो भी है वो एक मोरल था, है ना, तो मोरल रीज़न था. ओके, विच इज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. इनमें से फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दैट व्हेन गवर्नमेंट्स एट द मतलब गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. प्रोविंशियल और रीजनल लेवल में जब गवर्नमेंट को मतलब पावर जब डिवाइड किया जाता है ना इनमें लेवल्स में, डिफरेंट लेवल्स में, तो वो होता है अपना फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a system of checks and balances is another name for which of the following power sharing arrangements. ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया. इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको मतलब जस्ट घुमा के दिया, अलग और कुछ भी नहीं है, सेम ही है. यस, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. Next, power struggle demanding separate elam was launched by dash. Who launched this? This was launched by Tamilians, क्योंकि बड़े गुस्सा हो गए थे वो लोग, क्योंकि सब ना सिन्हाला को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे. उनका जो गवर्नमेंट था वो सिन्हाला को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था. उनके लिए सब कुछ था, काम था, पढ़ाई के सारे मामलों में उनको आगे रखा जाता था. एंड ये तमिलियंस को बिल्कुल पसंद नहीं था. ऑब्वियसली मैं होती तो मुझे भी पसंद नहीं आता, आप होते तो आपको भी पसंद नहीं आता. सो दैट्स वाई दे डिमांडेड अ सेपरेट इलाम फॉर द ओन. याद है वो नॉर्दर्न एंड ये, अगर मान लो कि ये श्रीलंका है, चलो मेरी हैंड ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, तो ये जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो था ये श्रीलंका ने मतलब तमिलियन से बोला कि ये अपना एक सेपरेट इलाम बना दो अपना. नेक्स्ट, बेल्जियम हैज़ वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश एकोमोडेशन, यानी कि सभी लोग सही शांतिपूर्वक सही तरीके से रहे, ये था. एंड मेजॉरिटेनिज्म तो भाई वो श्रीलंका में था. पावर शेयरिंग इज हाईली डिजायरेबल बिकॉज इट डैश. इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है. ऑप्शन ए, इट हेल्प्स द पीपल ऑफ, ये तो अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन मैंने 2 बार दे दिया है आई थिंक. यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following statement about power sharing arrangement is true? तो इनमें से कौन सा statement about power sharing सही है? And option A क्या बोला गया है? That power sharing is necessary only in societies which have religious, linguistic or ethnic divisions. अच्छा, okay, no. Option number B, power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions. Option number C, every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have social division. Yes, this is true. एंड यहाँ पे बताया गया दैट पावर शेयरिंग इज नॉट डिसाइडेड. दैट बुद्धू बना रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, पावर शेयरिंग इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. अरे बाबा, ये तो अपना फॉल्स ही होगा. चलो, सो आई होप आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ होगा. जल्दी से कमेंट में लिख दो. एंड अपना डे 3 भी आई थिंक सक्सेस हो चुका है. सो थैंक यू एवरीवन. बट लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड बोलो कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती जाए. एंड मैंने आपको एज यूजुअल जैसे मतलब जो प्रॉमिस किया है ना कि विद इन 30 डेज आपका सोशल साइंस का एंड इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा के दूंगी, तो वो भी करवा दूंगी मैं. एंड इसका जो पूरा शेड्यूल है वो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी कर दिया है, एक बार चेक कर लेना. एंड जो लिंक भी मैंने प्लेलिस्ट के दिए हैं वो भी एक बार चेक कर लेना. एंड या दैट इज़ इट. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.